बहुत पुरानी बात है। एक बार शिलापुर में एक राजा भूपति सिंह राज करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वे जंगल में कुछ दूर शिकार करने गया तो उसको एक ऐसा जानवर मिल गया जिसको वे मारना चाहता था। तो वो उसका पीछा करने लगा। आखिरकार पीछा करते करते वो थक गया और रुक गया। उसने देखा कि वो तो एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच गया है। उस बगीचे के साथ साथ ही एक सड़क जाती थी जिस पर एक लड़की अकेली चल रही थी। राजा भूपति उसको देखकर बोला, यकीनन शादी के बाद तुम्हारे जैसे पत्नी को मैं यहाँ जंगल में अकेला छोड़ सकूंगा। लड़की कुछ गुस्से से बोली, क्या सचमुच में तुम जैसे शादी करूंगी और बेटा पैदा करूंगी जो तुम्हारी ही बेटी से शादी करेगा? उसके इस तुरंत और होशियार जवाब से राजा भूपति सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बगीचा छोड़कर अपने घर चला गया। अपने घर आकर उसने उस सुंदर लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। राजा भूपति की एक आदमी ने बताया कि वो लड़की कोई राजकुमारी थी और अक्सर ही उसी बगीचे में आया करती थी जहां राजा ने उसको देखा था। जब शीलापुर के राजा ने ये सुना, वे बोला कि वो उससे शादी करेगा। राजा भूपति ने अपने कुछ आदमियों को, जो शादी करवाने में बहुत होशियार थे, तुरंत ही इस शादी को पक्का करने के भेज दिया। वो आदमी तुरंत ही चल दिए और जैसे ही वे राजकुमारी यमुना के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा सुमाली से मिलने इच्छा प्रकट की। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा सुमाली को झुककर प्रणाम किया और कहा कि हम अपने राजा की तरफ से एक खास वजह से आपके पास आए हैं। वे बोले, हमको हमारे शिलापुर के भले और कुलीन राजा भुक्ति ने अपने लिए आपकी पुत्री के रिश्ते के लिए भेजा है। हमारे राजा भुक्ति की अच्छाइयाँ, ताकत और धन संपत्ति तो आपसे छिपी नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शादी की इजाजत देकर हमको यहाँ से जाने की इजाजत दे। राजा सुमाली थोड़ी देर रुक कर बोला, तुम लोगों ने जो कुछ कहा है फिर मैंने सुना। मैं कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और वजीर से सलाह की। दोनों ने उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। तो राजा सुमाली ने उन आदमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे अपने राजा से कह दे कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है। ठीक समय पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब शिलापुर के राजा भुक्ति ने अपने आदमियों से ये समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उन आदमियों को बहुत सारे उपहार दिए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी यमुना के पिता ने राजा भुक्ति को बुलावा भेजा। राजा भूपति ने अपने साथ अपने कुछ अक्लमंद मंत्री और दरबारी लिए, कुछ सेना ली और राजकुमारी यमुना के देश चल दिए। राजा भूपति राजकुमारी के देश पहुंच गया जहां राजकुमारी यमुना के पिता ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। 1-2 दिन बाद ही राजा की शादी हो गई।
राजा भूपति की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। शादी के बाद राजा भूपति अपनी रानी के साथ अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने नए रानी को अपने दूसरी रानियां के साथ अपने महल में रख दिया। पर यह बड़ी अजीब सी बात हुई कि ये कुछ दिन उसने बिना अपनी रानी को देखे और बिना बात किए हुए ही निकाल दिए। रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों बाद राजकुमारी यमुना के पिता ने राजकुमारी यमुना को अपने घर बुला भेजा। राजकुमारी यमुना अपने पिता के घर चली गई। वे ही रही। उसने अपने पति के इस अजीब से व्यवहार के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, सिवाय अपने मां के। हालांकि उसने अपनी मां को सब कुछ बतला दिया था, यहां तक कि वह बगीचे वाली घटना भी। साथ में उसने ये भी कहा कि उसे लगता है कि राजा ने गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। मां बोली, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। जब राजकुमारी यमुना को अपने पिता के घर में रहते रहते 5 साल हो गए और शिलापुर के राजा भूपति ने अपनी पत्नी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, तो राजकुमारी यमुना अपने पिता के पास गई और उनसे उसने यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की कि वह घूमने जाना चाहती है। उसके साथ में जाने के लिए एक वजीर और कुछ सिपाही दे दिए जाएं, ताकि वे अपनी हैसियत के अनुसार यात्रा कर सके। राजा सुमाली ने उससे पूछा, तुम कहां जाना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? राजकुमारी यमुना बोली, मैं दूसरे देश घूमना चाहती हूं, खास करके जो अपनी अधीन है वे राज्य, और यह मैं आसानी से और खुशी खुशी कर सकूं। इसके लिए आपके सहायता चाहती हूं। राजा सुमाली ने आश्चर्य से कहा, पर तुम एक स्त्री हो, जवान हो और सुंदर हो, ऐसे तुम यात्रा कैसे कर सकती हो? जब लोग तुमको बिना तुम्हारे माता पिता के देखेंगे तो वे सब आश्चर्य करेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस यात्रा की अनुमति नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, तो फिर मैं बिल्कुल अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ठान लिया है वह तो मैं करके ही रहूंगी। राजा कुछ दुखी होकर बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे हाँ करनी ही पड़ेगी, पर तुम ये बात जान लो कि ये सब तुम्हें तुम्हारे अपमान और मौत की तरफ ले जाएगा, जिसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। फिर भी मैं कहूंगा कि तुम पास के देशों में ही जाना, बहुत दूर मत जाना। राजकुमारी यमुना ने इस बात का वादा किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजा सुमाली ने अपने एक बहुत ही भरोसे का वजीर बुलाया और उसको राजकुमारी यमुना की योजना बताकर कहा कि वह उसे पर और उसके घूमने पर ठीक से नजर रखें। कुछ दिन बाद राजकुमारी यमुना वहां से चल दी। उसके साथ राजा का वो भरोसे वाला वजीर था। बहुत सारे सिपाही थे और नौकर चाकर थे।
सबसे पहले एक बहुत छोटे से देश में गई, जिसका राजा उसके पिता की अधीन था। सुनते ही कि बड़े राजा के बेटी आई है, वे उसे मिलने गया और उसको बड़ी इज्जत के साथ अपने राज्य में लेकर आया। उसके स्वागत में उसने एक बहुत बड़ी दावत का भी इंतजाम किया था। राजकुमारी यमुना वहां कुछ दिन ठहरे और फिर अपनी यात्रा पर चल दी। इस तरह से उसने अपने राज्य के बराबर लगे हुए करीब करीब सारे देश घूम लिए और उन राजाओं और उनके राज्यों के बारे में जान लिया। आखिर वो अपने पति के देश शिलापुर आ पहुंची। वो उसे देश को भी देखना चाहती थी, उसका दरबार, उसका बाजार, उसका व्यापार और भी कुछ जो उसके जाने लायक था। तो उसने उसे राजा को एक संदेश भेजा कि वो उस राजा की बेटी है जिसको पहले कभी वो कर दिया करता था। अभी वो उसके राज्य बाहर इंतजार कर रही है और उसके राज्य को देखना चाहती है। शिलापुर के राजा भूपति को जब ये संदेश मिला तो उसने अपने मुनीम और कुछ सैनिकों को बुलाया और जहां राजकुमारी यमुना का डेरा लगा हुआ था उस तरफ तुरंत ही रवाना कर दिया। आदर सहित वे राजकुमारी यमुना को अपने महल में ले आए। राजा भूपति उस राजकुमारी यमुना को पहचान नहीं सका, क्योंकि राजकुमारी यमुना ने अपनी वेशभूषा में बदलाव किया था। राजकुमारी यमुना को एक खास महल में ठहराया गया। उसको सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाया गया। शाही नौकरों को हुक्म था कि वे हमेशा वही उसके पास ही रहे, कभी उसको अकेला ना छोड़े। इतना अच्छा इंतजार देखकर तो राजकुमारी यमुना दंग रह गई और बहुत खुश हुई। शाम को फिर राजा भूपति को इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और राजा भूपति से वायदा किया कि वे अपने पिता को इसके बारे में सब कुछ बताएगी। अगले दिन बातों ही बातों में उसने शिलापुर के राजा भूपति से कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूं। राजा भूपति ने सोचा कि शायद ये मेरे राज्य के संबंध में बड़े राजा का कुछ संदेश लाई होगी जो इसे मुझे देना होगा। तो वह कमरे में चला गया। पर इधर क्या था कि राजकुमारी यमुना को उससे प्यार हो गया था। तो यही कहने के लिए उसने उसको अकेले में बुलाया था ताकि वे उसको वहां जब तक राजकुमारी यमुना का जी चाहे रहने की इजाजत दे दे और बराबर उससे मिलता रहे। राजकुमारी के सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर राजा भूपति ने उसको इस बात की इजाजत दे दी। अब वे अक्सर उसके पास आने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी यमुना ने अपने देश जाने की इच्छा प्रकट की। उसकी दलील ये थी कि उसको और भी कई काम करने थे जिनको उसे करना था, इसलिए वे अब जाना चाहती थी। फिर भी उसने राजा भूपति से वादा किया कि वो जल्दी से जल्दी शिलापुर लौटेगी। अपने प्यार की याद के लिए उसने राजा भूपति को अपनी एक अंगूठी दी और उनसे उनकी एक अंगूठी मांग ली। राजा भूपति ने उसको अपनी अंगूठी दी और प्यार से विदा किया। राजकुमारी यमुना ने शिलापुर छोड़ा और तुरंत ही अपने देश लौट आई।
उसको सही सलामत वापस आया देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। राजा भूपति तो उसकी यात्रा का हाल सुनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो उसकी इन देशों की यात्रा से बहुत खुश था। राजकुमारी की मां को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसकी बेटी को बच्ची की आस हो गई थी। समय पर राजकुमारी यमुना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मनोज रखा गया। जब राजा भूपति ने इस लड़के के जन्म के बारे में सुना तो वे बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसके बेटी कहीं कुछ गलत काम करके आई है। वह चिल्लाया, ये सब उसकी बेहुदा इच्छाओं का नतीजा है। मुझे इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इस तरह जाने की इजाजत देता। इसका तो चरित्र खराब हो चुका है। अब इसका पति इसके साथ कोई संबंध ही रखेगा और मेरे भी बदनामी होगी। उफ, इस सब को देखने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। राजा भूपति की तेज आवाज सुनकर भूपति की स्त्री वहां आई और बोली, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। जो इसका पिता होना चाहिए वही इसका पिता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी बेटी की बदनामी हो। जब ये देश घूमने गए थे तब ये अपने पति के देश भी गई थी। उसी समय ये अपने आप को एक दूसरी लड़की बताकर उसके महल में रही। वहां इसने उसका प्रेम जीत लिया। इससे जब ये वहां से चली तो राजा बहुत दुखी हो गया और अब इसने उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसकी यात्रा का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने तुमसे घूमने की इजाजत चाही थी। ये सुनकर राजा भूपति का दुख और गुस्सा दोनों एकदम से ही गायब हो गए। उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ है। इसकी खुशी से ही सारा परिवार खुशी से भर गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। दिनों दिनों फिर सुंदर और होशियार होता जा रहा था और नए नए बातें सीख रहा था। उसको सारे कलाओं और विज्ञान की शिक्षा दी गई। वो बहुत बहादुर था और तलवार बहुत ही अच्छी तरह चलाता था। राजा भूपति अपने नाती से बहुत खुश था। उसने घोषणा की वह अब उसके मंत्रियों का सरदार बन सकता था और फिर कुछ सालों के बाद अगर उसके पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो वे अपनी राजगद्दी दे देगा। मगर उसकी मां यानी राजकुमारी यमुना उसको एक चोर बनाने के जिद पर अड़ी थी। तो देश का एक सबसे बड़ा चोर बुलाया गया और उसको हुक्म दिया गया कि वे अपने हुनर के सारे भेद उसको सिखा दे। अगर राजा भूपति और राजकुमारी यमुना उसकी कला से संतुष्ट हुए तो उसको भारी नाम दिया जाएगा। चोर करण ने कहा कि वो उसको अपने कला के सारे भेद सीखने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आशा है कि कुछ ही महीना में वे उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। राजकुमारी यमुना बोली, मैं खुद देखूंगी कि जो तुम कर रहे हो फिर सच है कि नहीं। अगर सागवान उस बड़े से पेड़ पर चढ़ सका
और वहां से चील के बिना जाने उसके अंडे चुरा सका, तब मैं मानूंगी कि तुमने उसको ठीक से चोरी करना सिखाया है। चोर मनोज को लेकर आए और उसको चोरी के सारे हुनर सिखा दिए। फिर वो उसको शाही महल में लेकर आया और बोला, जाओ और अपनी माँ की इच्छा पूरी करो। मनोज तुरंत गया और पल भर में ही उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर एक चील अपने अंडे से सो रही थी। मनोज ने इस होशियारी से चील के नीचे हाथ डालकर उसके अंडे चुरा लिए कि उसको पता ही नहीं चला। वे तो बहुत देर तक शांत और बिना हिले डुले ही बैठी रही। मनोज पेड़ से उतरा और उसके अंडे लाकर अपनी मां को दे दिए। राजकुमारी यमुना अंडे देखकर बहुत खुश हुई और गुरु चोर की तारीफ करते हुए बोली, तुमको तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। उसने गुरु चोर को बहुत कीमती भेंट दी और उसको विदा किया। एक दिन मनोज कुछ नौजवानों के साथ बगीचे में खेल रहा था, तो एक नौजवान ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है। मनोज को ये पता ही नहीं था, तो वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। वे तुरंत ही खेल छोड़कर अपनी माता के पास आया और हांफते हुए उससे पूछने लगा, माता बताओ मेरे पिता कौन है। राजकुमारी यमुना बोली, बेटा तुम शिलापुर के राजा भूपति के बेटे हो, जिनसे मेरी शादी हुई थी, पर उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ छोड़ दिया। मनोज बोला कि ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया। राजकुमारी यमुना बोली, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मरने के भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। तुम अब अपने पिता के देश जाओ और वहां जाकर अपने बाप के प्रिय बन जाओ, ताकि फिर तुम्हें किसी ऊंचे पद पर नियत कर दे और अपने बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाए। जब बात यहां तक पहुंच जाए तब तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी, जिससे उनको ये विश्वास हो जाएगा कि वे गलती कर रहे थे। फिर शायद वे अपनी निकली हुई स्त्री को अपने घर वापस बुला ले और अपने बहादुर और होशियार पुत्र को राजगद्दी दे दे। मनोज बोला, ठीक है, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी बुद्धि से कोशिश करूंगा। और ये कहकर वे तुरंत ही शिलापुर के लिए रवाना हो गया। राजा भूपति के महल में जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राजा भूपति के दरबार से दोस्ती की। उसकी ये दोस्ती इतनी बड़ी कि वह दरबार मनोज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन दरबार ने मनोज से पूछा कि क्या वह राजा भूपति के महल में नौकरी करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहता था कि वे राजा भूपति के महल में राजा की सेवा करें। मनोज ने उसको धन्यवाद दिया और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। वह भी राजा भूपति के महल में राजा का काम करना पसंद करेगा।
इस तरह दरबार ने मनोज को राजा भूपति से मिलवाया और उसके अक्लमंदी के राजा भूपति से बहुत तारीफ की और उसको कोई नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। राजा भूपति मनोज के शक्ल सूरत, ढंग चाल और बोलचाल से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लिया। उस ओहदे में मनोज ने सबका मन मोह लिया और बहुत जल्दी ही सबका बहुत प्यारा हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि वे अपने चोरी के शिक्षा को यहाँ इस्तेमाल करके देखें। कभी कभी रोज तीसरी चौथी दिन रात को वे चोरी करने निकलता। वह शहर में इधर उधर चोरी करने निकलता और जहां कहीं भी उसको चोरी करने का मौका मिलता वे चोरी करता और चोरी की गई चीजों को एक मैदान में एक गड्ढे में छिपा देता। यह उसके रोजमर्रा के काम में कुछ दखल नहीं देता। हर सुबह वे अपने काम पर नियमित रूप से पहुंच जाता। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का पैसा और कीमती चीजें चोरी होने लगी और चोर का कोई पता नहीं चला। तो सब लोगों ने मिलकर राजा भूपति से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी कोशिशें के साथ चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाए और फिर उसको सजा दे। राजा भूपति को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में इस तरह की चोरियां हो रही थी। राजा भूपति ने अपने कोतवाल को बुलाया और उसको उसके लापरवाही के लिए बहुत डांटा और तुरंत ही चोर का पता लगाने के लिए कहा। परंतु कोतवाल सुमन की पूरी कोशिशें के बावजूद भी चोर मनोज हाथ नहीं लगा। वो बार बार सैनिकों को चकमा देकर निकल जाता। आखिरकार कोई रास्ता ना देखकर राजा भूपति ने ऐलान किया कि अगर चोर खुद अपने गलती स्वीकार कर ले और राजा भूपति के सामने आत्मसमर्पण कर दे और वादा करे कि वो ऐसा बुरा काम आगे से नहीं करेगा, तो हम उसे अपना आधा राज्य देंगे और अपनी बेटी से उसकी शादी कर देंगे। अगले ही दिन ऐलान सुनकर मनोज राज दरबार में हाजिर हो गया और राजा भूपति से बोला, जैसा आपने ऐलान किया है तो सुनिए, मैं ही वो चोर हूं। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार हो? कुछ समय तक राजा भूपति कुछ ना बोल सका। बाद में बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। मनोज, तुम मुझे अकेले में मिलो। राजा भूपति मनोज के साथ उठकर चला गया और सभा भी खत्म हो गई। अकेले में जाकर राजा भूपति ने मनोज से कहा कि वह अपना वादा निभाएगा। वे उसको आधा राज्य भी देगा और अपने बेटी भी। इसका इंतजाम बहुत जल्द किया जाएगा। अगले दिन जिन जिन के घर में चोरियां हुई थी वे सब इकट्ठे हुए और मनोज की बताई हुई जगह पर राजा भूपति साथ गए और वहां से अपनी चीजें, पैसे, जोहारात, कपड़े आदि सब उन्होंने वापस लिए। यह जगह शहर की 4 दीवारी के पास वाले मैदान में थी। सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। महल लौटने के बाद मनोज ने राजा भूपति से अपनी मां को वहां बुलाने की इजाजत मांगी ताकि इस शादी के बारे में
वे अपनी माँ से सलाह कर सके। राजा भूपति राजी हो गया और उसकी माँ को वहां बुला लिया गया। राजकुमारी यमुना तुरंत ही वहां आ गई। राजा भूपति ने उसका बड़ी शान से स्वागत किया और इस बात की खुशी प्रकट की कि वे अपनी बेटी को इतने अक्लमंद और सुंदर लड़के को दे रहा है। राजकुमारी यमुना ने कहा, ये सब राजा भूपति साहब की कृपा है, पर ये शादी नहीं हो सकती। ये ठीक नहीं कि भाई बहन की शादी हो। राजा भूपति बोला, मैं समझा नहीं। राजकुमारी यमुना बोली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, पर ये अंगूठी आपको मेरी याद जरूर दिलाएगी। आप इसे ले लीजिए कि ये आपकी ही है और मुझे वे अंगूठी वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दी थी। अब तो आपको मेरी याद आ गई होगी। तब उसने राजा भूपति को सारी बातें बताई कि किस प्रकार वे उनकी कानूनी पत्नी थी और क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था इसलिए वे उसे वेश बदल कर मिली थी। फिर बताया कि कैसे मनोज पैदा हुआ, कैसे उसने उसको बड़ा किया, फिर कैसे उसने उसको शिलापुर भेजा। अब क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था जो उसने राजा भूपति से अपने पिता के बगीचे में पहली बार मिलने पर कहा था कि वह उस जैसे राजा से एक बेटा पैदा करेगी और फिर मैं उसकी बेटी से शादी करावेगी। तब शिलापुर के राजा भूपति ने राजकुमारी यमुना से सलाह कर लिया और उसको अपनी पत्नी दर्जा दे दिया। राजकुमार मनोज को युवराज घोषित कर दिया गया और तीनों आराम से खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।